हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के गोधूली पुस्तक, हिंदी पुस्तक गोधूली के गद्य खंड से अध्याय 5 गुनाकर मुले जी के द्वारा लिखा गया उनका निबंध नागरी लिपि के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने नागरी लिपि के पहले भाग पर चर्चा की थी कि किस तरह से कहाँ पे कौन सी लिपि विकसित है और हमें वो लिपि किस तरह हमें देखने को मिलती है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम उसके दूसरे भाग पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पलियन ताम्र पात्र जो कि 9वीं सदी की है, नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु 12वीं सदी से आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है, सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्णगुण का पलियन ताम्रपत्र 9वीं सदी के बारे में नागरी लिपि में है। ये जो पलियम ताम्रपत्र है वो भी नागरी लिपि में है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु ये जो 12वीं सदी के हैं, ये सब भी आदि शासकों के सिक्कों पर हमें ये नागरी अक्षर में देखने को मिलते हैं। ये सब भी हम उनके सिक्कों पर देख सकते हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। बोले दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की बात करें, यहाँ पर इस्लामी शासन की नींव जब उसका आरंभ हुआ था, तब महमूद गजनवी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं, देखने को हमें मिलते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है, तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है और दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। अव्यक्त स्वयमेक मोहम्मद अवतार निरपति महमूद ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे, यानी कि आपको याद रहे ऐसा कि लगभग उसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। उसी समय की ये भी बात है, आपको ये भी याद रखना है कि उसी समय दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में ही लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। जिस तरह से नागरी लिपि हमें उनके सिक्कों पर भी मिली है, लाहौर के जो ये गजनवी मोहम्मद महमूद गजनवी इनके जो सिक्के हैं, इस पर भी हमें नागरी लिपि देखने को मिली है। उसी तरह हमें दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि देखने को मिलती है। महमूद गजनवी के बाद के मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। कह रहे हैं यहाँ पर जो महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, ये जो शासक हैं, ये सभी शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। इन्होंने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द का ही इस्तेमाल किया। सिक्के जहाँ बनते हैं उसे टकसाल कहा जाता है, जहाँ पर सिक्के तैयार किए जाते हैं, बनते हैं। यहाँ पर जो मैंने पढ़ा, लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्के
तो जहाँ सिक्के बनते हैं उसे टकसाल कहा जाता है। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है। कह रहे बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति, राम सीता की जो छवि है वो अंकित है, वो उन्होंने उस पर लुभाया है और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित किया है। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के घरवाल, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आलू के परमार, जेवाभुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुड़ी शासकों के लेख नागरी लिपि में हैं। इतने सारे जो नाम यहाँ पर बताए हैं, इन सभी शासकों के लेख भी नागरी लिपि में अंकित है। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। कह रहे ये जो जानकारियां हमने पढ़ी, ये जो जानकारियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं 9वीं सदी में नागरी लिपि का प्रचलन था, अस्तित्व में था, इसकी पहचान थी और यह एक सार्वदेशिक लिपि थी जो कि पूरे विश्व में चलने वाली ये लिपि थी। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि जो बहुत ही पुरानी लिपि होती है, एक प्राचीन भारतीय लिपि जिसमें नागरी आदि लिपियों का विकास होता है। नागरी लिपि के अलावा भी और सारी जो लिपियां हैं उसका विकास होता है, उसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। उसके बाद ही सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण हैं, उसका आकार बता रहे हैं। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये रेखाएं उतनी ही लंबी रहती हैं। ये जो लिखी हुई जो रेखाएं हैं वो उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। अक्षर जितने चौड़े तरीके से लिखे होते हैं, ये रेखाएं भी उतनी ही लंबी होती हैं। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई देते हैं। कुछ जो लेख हैं उन अक्षरों के सिरों पे यानी कि अक्षरों के ऊपर अब भी कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि यह इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। जिसे कि हम आसानी से थोड़ा से अभ्यास के बाद ही हम इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में नागरी, नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से। कह रहे दक्षिण भारत से ये जो नंदी नागरी लिपि या नागरी लिपि जिसे हम कह सकते हैं वो 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत में 9वीं सदी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। अमुक यानी कि हम कोई एक निर्दिष्ट डेट, कोई भी निर्दिष्ट तारीख हम नहीं बता सकते कि इसी समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत हुई थी। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी
क्यों कहते हैं? नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। जो नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा, ऐसा कहना है गुजरात के अनुसार। और मतलब कई सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है नागरी लिपि के बारे में। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। मतलब इस मत को ज्यादातर स्वीकार नहीं किया जा रहा था, विद्वानों में मतभेद था कि इस नागरी लिपि से नहीं करते हैं, इसका कोई और कारण हो सकता है। केवल नगर ब्राह्मणों ने इसका इस्तेमाल किया इसलिए इसका नाम नागरी लिपि कहते हैं, ये सही नहीं लगा बहुतों को। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्टतः यह एक संकुचित मत है। फिर कह रहे हैं एक अन्य मत के अनुसार किसी अन्य विद्वान ने कहा कि बाकी नगर सिर्फ नगर है, लेकिन जो काशी है वह देवों की नगरी है, देवनगरी है, इसीलिए मतलब काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। देवों की नगरी है इसलिए इसे देवनागरी नाम दिया गया। यह भी एक संकुचित मत है, इस पर भी अड़ा रहना कि इसीलिए देवनागरी लिपि नाम दिया गया, ये भी सही नहीं लगा। इसके बाद अल बेरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नगर लिपि का इस्तेमाल होता है। मालवा एक नगर है जहाँ पे नगर लिपि का इस्तेमाल होता है, अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका है। यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास 1000 ईस्वी के आसपास नगर या नागरी नाम अस्तित्व में वर्तमान में आ चुका है। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका है, मतलब कि ये जो नगरी नाम है वो अस्तित्व में मतलब पहचान में आ चुका है, इसलिए यह एक शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था, यह शब्द और भी पहले भी पहचान में आ चुका था, ये कहना था अल बेरूनी के जो ग्रंथ है उसमें। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। कह रहे यह स्पष्ट है, यह मान सकते हैं कि यह जो शब्द है वह किसी एक बड़े शहर से लिया गया है। पादताडिक्कम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है। पादताडिक्कम यह एक नाटक है, इससे यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र, पटना का जो है पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है, उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। कह रहे यह संभव नहीं है, यह संभव है कि यह जो बड़ा नगर है वह प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। इसलिए जो गुप्तों की राजधानी है पटना उसे देवनगर भी कहा जाता होगा, केवल इसलिए कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था।
देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। इसीलिए इतने विद्वानों के मतभेद हैं। सभी विद्वानों में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा या अस्पष्ट है कि देवनागरी लिपि नाम कैसे पड़ा। सभी अपने अपने मत दे रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कह रहे हैं यहाँ हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम अस्तित्व में कैसे आया। ईसा की 14वीं 15वीं सदी की विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को देवनागरी कहा है। 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासक जो थे उन्होंने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। दक्षिण शासकों के जो ये कन्नड़ तेलुगु लेख हैं ये नागरी लिपि में मिलते हैं। विजयनगर के राजाओं के लेख इस लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासन काल में ही पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। और यह जानकारी मिलती है, यह जानकारी में आई है कि विजयनगर के राजाओं के शासन काल में उनके शासनकाल में सबसे पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदीनगर, आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। विद्वानों का यह भी मत है कि ये जगह वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध जो नंदीनगर की लिपि है उसके कारण भी इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ सकता है या फिर पड़ा हो। ये भी मतभेद है, ये भी किसी विद्वान ने कहा। तो यानी कि हमने देखा आज दिवाकर मूले जी का ये जो निबंध है नागरी लिपि, इसके दूसरे भाग में कि सभी विद्वानों ने नागरी लिपि की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि नागरी लिपि कहाँ से ली गई और नागरी लिपि को नागरी लिपि क्यों कहा जाता है। इसका तीसरा भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो कि आखिरी भाग है। थैंक यू।